स्वागत छ तपाईहरूलाई जगदम्बाको देशमा। विशाल हिमालयको देश मेरो, ज्योतिको दीप बल्दा लाग्छ राम्रो। उत्साह छ, उमङ्ग छ, विकास छ, उन्नति छ, प्रगति छ मेरो आफ्नै देशको। भाग्यमा नभए मेहनतमा विश्वास गर्छौँ हामी। देशलाई बनाउन र चिनाउन गर्दैनौँ केही कमी। मेरो देश मेरो जगदम्बा, मेरो देश मेरो जगदम्बा। यही नै त हो जगदम्बाको देश, मेरो जगदम्बा सीमेंट। डॉक्टर वो है जो निराशा में भी आशा की लौ जगा देते हैं, असंभव को भी संभव बना देते हैं। उनकी सेवा भावना से, उनके महान कर्मों से हम इंसान उनको धरती पर भगवान बना देते हैं। तो मुझे लगता है कि नेहा, आज हम हिंदी में कॉन्वर्सेशन हमारी स्टार्टिंग हिंदी में, तो हमारे जो गेस्ट हैं उनको कुछ तो ये पता लग गया होगा कि आज जो हमारे गेस्ट है वो कुछ हिंदी स्पोकन होने वाले हैं और डॉक्टर फील्ड से रिलेट करते हैं। तो अभी इसको हम सस्पेंस बना रहने देते हैं, अपने प्रोग्राम की स्टार्टिंग करते हैं। तो हमारे इस पसंदीदा प्रोग्राम राम राम सा में मैं नूतन सरावगी और मैं नेहा अग्रवाल सभी का स्वागत करते हैं। हमारा ये कार्यक्रम नारायणी FM 103.8 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होता है। इसके साथ ही साथ फेसबुक और नारायणी FM का एक ऑफिशियल वेबसाइट है www.radionarayani.org.np। सीजन 2 से, जैसा कि हम लोग हर शो में बताते हैं कि रेस खबर पर, हाम्रो पात्रों, नेपाली पात्रों पर भी इस प्रोग्राम को सुना जा सकता है। बट प्रोग्राम की टाइमिंग थोड़ी सी चेंज है। गुरुवार को जहां ये प्रोग्राम 9 बजे से 9:30 बजे, और शुक्रवार को ये कार्यक्रम 11:15 से 12 बजे तक प्रसारित होता है। वहीं लाइव यूट्यूब चैनल्स पे इसका टाइम जो है गुरुवार को 9:30 से 10 बजे का होता है। हमारे शो के स्पॉन्सर्स हैं जगदम्बा सीमेंट, सर्वोत्तम स्टील और नेपाल मेट्रोसिटी वयोद्धा हॉस्पिटल। नेहा, हम जो स्टार्टिंग किए, मुझे लगता है कि आज जो हमारे डॉक्टर हैं वो हमें बहुत ही प्रैक्टिकल, और जो कुछ सवाल है ऐसे जो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं और हम उसमें उलझे रहते हैं, हम उनके जो रिजल्ट्स हैं वो हम गूगल से, यूट्यूब से खोजते हैं। और होता ये है कि उनसे रिलेटेड हमें जवाब तो मिलते हैं, लेकिन हम और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस में और घिर जाते हैं। क्वेश्चन में घिर भी जाते हैं, और कई बार क्या होता है ना नूतन, हम क्वेश्चन ही नहीं उठाते, हम इग्नोर करते जाते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि अच्छा ये अगर हमारे साथ हो रहा है तो ये एक प्रॉब्लम भी है, और हमें एक शुरुआत है एक प्रॉब्लम की, हमें पता ही नहीं होता है। हाँ, और उसका जो रिजल्ट होता है वो हम पे बहुत भारी पड़ता है जब हम देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर। तो जब बहुत लेट हो जाता है ना, हाँ, तब हमें डॉक्टर की याद आती है, और तब तक जो सिचुएशन है वो हमारे हाथ से निकल चुकी होती है। तो आज के इस शो का हमारा उद्देश्य यही है कि जो कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जिनको हमें जज करने के लिए किसी डॉक्टर की नहीं, खुद की ज़रूरत होती है कि हम खुद से उन प्रॉब्लम्स को, उन सॉल्यूशंस की तरफ ले जाने के लिए अपने आप को डॉक्टर की तरफ पुश करें। तो इन सभी सवालों के लिए एक अच्छी गाइडलाइन के लिए आज जो हमारे गेस्ट हैं वो है डॉक्टर कीर्ति अग्रवाल। तो हम उनका वेलकम करते हैं और उनके साथ ही अब आगे की बातचीत करते हैं। तो डॉक्टर कीर्ति, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम राम राम सा में। थैंक यू। तो एक बार आप राम राम सा बोलिए। राम राम सा कीर्ति जी। राम राम सा। तो कीर्ति जी, जैसे कि हम सबको पता है कि आप गायनोकोलॉजिस्ट हैं, तो ना आप अपना कुछ अपने बारे में बताइए कि आपके मन में ये ख्याल कैसे आया कि मुझे गायनोकोलॉजिस्ट बनना है। मतलब MBBS करके आप और भी फील्ड चूज कर सकते थे, तो क्या ये बचपन में आपने डिसाइड कर लिया था, या फिर पढ़ते पढ़ते कुछ वैसा कोई इंसिडेंट वैसा हुआ कि नहीं मुझे गायनोकोलॉजिस्ट ही बनना है? बेसिकली अगर आप ये पूछो कि मुझे डॉक्टर का ख्याल कैसे आया, तो उसका तो एक पर्टिकुलर रीज़न है मेरे पास, पर एग्जैक्टली गायनो वाज नेवर माय चॉइस। मेरा कभी वो प्रेफरेंस नहीं था। एक्चुअली जब मेरा MBBS कंप्लीट हुआ उसके बाद मेरी मैरिज फिक्स्ड हो गई। एंड लकीली मेरी जिससे मैरिज फिक्स्ड हुई इज़ अ पीडियाट्रिशियन, बच्चों के डॉक्टर हैं। सो बाई कोइंसिडेंस नॉर्मली भी सुनते होंगे आपकी, हाँ एक गायनी है, एक बच्चे का डॉक्टर है, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। फिर मेरे फादर इन लॉ, मम्मी, दोनों को बहुत अच्छा प्रेफरेंस चॉइस था कि मैं गायनी चूज़ करूँ। तो वो सब फैक्टर मिलके डिसाइड करके मेरा करियर डिसाइड किया कि हाँ मुझे गायनी पढ़ना है। मीन्स आफ्टर मैरिज जो गायनी का जो एक फील्ड है वो आफ्टर मैरिज डिसाइड।
तो ये हस्बैंड वाइफ बॉन्डिंग यस, कंप्लीट कंप्लीट पैकेज। कंप्लीट Complete पैकेज। अच्छा, तो डॉक्टर कीर्ति, जैसे क्योंकि आप जिस फील्ड से हैं, और मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है जो आप लोग के बिना मतलब एग्जिस्ट कर सकता है, राइट? तो मतलब आप कैसे इस चीज़ को, जैसे आज हमारे नारायणी FM 103.8 मेगाहर्ट्ज़ से काफ़ी ऑडियंस हैं, व्यूवर्स हैं जो सुन रहे हैं, तो जैसे कि आप कुछ पेशेंट्स होते हैं जो गांव से होते हैं, कुछ अपने टाउन से होते हैं, तो इन सब चीज़ों को एक बहुत समय से आप डील भी कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि जो आपका फील्ड है उसमें ऐसी क्या बात है कि जो आप बताएंगे कि ये बहुत ज़्यादा नेसेसिटी पार्ट है बट ये मिसिंग है? बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट तो एक पहला ख्याल आता है कि हम लोग प्रेगनेंसी से ही डील करते हैं, बेसिक जो मेजर पोर्शन ऑफ लाइफ है एक्चुअली। पर नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में अगर जो मेरा पर्सनल ओपिनियन, उसमें क्या है कि नॉर्मली हम लोग का जो प्रेगनेंसी का चेकअप होता है वो 3 फेजेस में होता है। एक होता है प्री प्रेगनेंसी, मीन्स आप प्रेग्नेंट होने के पहले ही अपने डॉक्टर के पास जाते हो। दूसरा होता है थ्रू आउट प्रेगनेंसी, मतलब आप जब प्रेग्नेंट हो उस दौरान चेकअप। तीसरा होता है डिलीवरी के बाद भी आपको डॉक्टर का विजिट लेना पड़ता है। सबसे पहले तो अगर आप गांव का बात करें तो उधर से तो कोई भी आपके पास डिलीवरी के पहले, प्रेग्नेंट होने के पहले तो हार्डली दे कम अनटिल अनलेस उसने कोई कॉम्प्लिकेशन देखी हो। ओके। पहले प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो या कंसीव ना हो रहा हो तो ही वो आपके पास आएंगे, अदरवाइज ऐसा नहीं है। जो एजुकेटेड ग्रुप है, जो पढ़ा लिखा समाज है, जो आजकल इन चीज़ों को देख रहा है, वो हमारे पास प्रेगनेंसी के पहले ही आते हैं। उसका फ़ायदा कैसे है, जैसे हम आपको ट्रीट कर सकते हैं। कुछ डिजीजेज होती हैं जो फैमिली में चल रही हैं, हेरिडिटरी हम लोग जिसको बोलते हैं, जैसे आपको डायबिटीज़ है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको थैलेसीमिया है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको हम देख सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं। सेकेंड, एबनॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं। वो क्यों होते हैं कि एक फोलिक एसिड नाम का विटामिन है जो हम लोग को सप्लीमेंट देना चाहिए। तो आइडियली अगर आप उसको प्री प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट होने के पहले स्टार्ट कर दें तो 90% से भी ज़्यादा आप वो रिस्क को कवर कर देते हैं कि आपको एबनॉर्मल बच्चा शायद हो। इसीलिए हम जब से प्रेग्नेंट होते हैं, कंसीव करते हैं, डे 1 से जैसे हम डॉक्टर से मिलते हैं, हमें फॉलिक एसिड कंटिन्यू कर दीजिए, बिकॉज हम लोग मेजर पोर्शन तो लैक कर चुके हैं। तो एज सून एज आप जब डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में आते हो तो वो देते हैं। तो डॉक्टर, आपका कहने का मतलब प्री प्रेगनेंसी से आपका कहने का मतलब है कि बिफोर कंसीविंग, जैसे मैंने प्लानिंग के पहले अब मैंने प्लान किया कि नेक्स्ट टाइम, आजकल तो सब एजुकेटेड जो पढ़े बच्चे हैं तो दे प्लान ना कि मुझे अब प्रेग्नेंट होना है। तो बिफोर प्लानिंग यू कम टू अस, तो हम आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं मेडिकेशन, जिससे आप हेल्दी प्रेगनेंसी की तरफ जा सको। कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे अगर आप पहले प्रेग्नेंट हो चुके हो पर आपका रिपीटेड अबॉर्शंस हो रहा था, या पहले आपकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं होकर ऑपरेशन से हुई, या पहले प्रेगनेंसी के दौरान मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जैसे आपको डायबिटीज़ दिखा, प्रेगनेंसी में आपका ब्लड प्रेशर दिखा। ये सब कॉम्प्लिकेशंस अगर हम लोग पहले से ट्रीट करें तो हम उसको कंट्रोल्ड वे में ले जाके आपका एकदम सेफ डिलीवरी करा सकते हैं। तो वो सब इवैल्यूएट करने में हम लोग को भी ईजी और पेशेंट के लिए भी हेल्पफुल होता है। अब सेकेंड इशू आता है कि जब हम लोग प्रेग्नेंट होते हैं तब नेपाल में अभी भी लेस देन 50% है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, मीन्स हॉस्पिटल जाके डिलीवरी करने का रेट 50% के अप्रॉक्स है। मतलब घर पे स्टिल गांव में तो इट्स स्टिल 11% ओनली। तो इसीलिए दिस इज बिकॉज ऑफ एक तो गांव में दे आर नॉट एजुकेटेड। एक नॉर्मल आदमी को लगता है कि यार बच्चा ही तो पैदा करना है, कौन सा बड़ा बात है, सारे लोग करते हैं। अच्छा। दूसरा, सर्विसेज गांव तक नहीं पहुंच पा रही, जिसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लान्स, आमा सुरक्षा कार्यक्रम वगैरह लॉन्च किया है। तो वो अगर लॉन्च करके बहुत से स्किल, बहुत अटेंडेंस को ट्रेनिंग दी जा रही है। गांव में आपको देखो हेल्थ पोस्ट है, सेंटर्स है, एटलीस्ट अगर आप वहाँ पे भी जाते हो तो आपका प्रेगनेंसी हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। तो नेपाल में एक रूल है कि अगर आप मिनिमम 4 बार अपनी प्रेगनेंसी में विजिट करो डॉक्टर को, और अगर आप इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी करा रहे हो तो आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आपको एक्स्ट्रा आपको चार्जेस भी 1000 रुपीज़ 2000 ताकि वो इन हैबिट आए वहाँ जाने पास के हैबिट लिए। आए। तो हम लोग के जो पॉपुलेशन है ना, ये स्टडीज़ में देखा गया कि जो प्रोविंस 2 है इसमें होम डिलीवरीज का रेट कंपेयर टू अदर कम्युनिटीज़, अदर प्रोविंसेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप एक तो घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते, चेकअप के लिए नहीं लेके जाते, यार 3 महीने बाद चलेंगे, देखेंगे कुछ होगा तो चलेंगे। तो दे वेट फॉर कुछ होना तब जाएंगे, कॉम्प्लिकेशंस आएंगे तभी हम जाएंगे। तो एटलीस्ट अगर आप आके प्राइवेट्स में नहीं कर सकते तो यू हैव गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है ना, हर गांव में आजकल फैसिलिटीज़ है। तो एटलीस्ट आपको 4 विजिट तो इस्टेब्लिश्ड है कि लेना ही चाहिए इनिशियली, मतलब कि आपको 3-4 महीने में ले लेना नहीं, ये पहले 3 महीने में एक विजिट कर लीजिए। फिर अराउंड 5th मंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन 7th और फिर 9th मंथ।
इस 3rd मंथ से पहले हाँ। 3rd 5th 7th एंड 9th इन 4 मंथ पे हमें जरूर से विजिट कर करना चाहिए। लेना चाहिए। तो मुझे लगता है ना डॉक्टर कीर्ति, शायद कुछ कारण होगा कि आपने जैसे बताया कि लैक ऑफ एजुकेशन है कि वो नहीं आते हैं, ऑब्वियसली वो बात है। तो इसमें आप थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं हमारे ऑडियंस को कि ना उनको क्या लगता होगा ना कि अगर हम हॉस्पिटल जाएंगे ना तो हमारी सिजेरियन हो जाएगी, हमारा हम नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकते। एक ये कंसेप्ट बैठा ये हुआ लोगों है। के मन में डर है। हाँ। क्योंकि आज अगर हम ये रेट्स भी देखें तो लाइक हम लोग अपने मम्मी लोग के समय में जैसे इट्स वेरी रेयर कि हम सुनते थे कि उनको CS हुआ है। जनरली किसी का सुनते थे तो अच्छा सर्जरी से हुआ है। हाँ। लाइक आज के समय में और बाप रे मतलब नॉर्मल डिलीवरी हो गया। लाइक मतलब एक वो जो सिनेरियो है वो जस्ट रिवर्स पे है। तो मतलब ये भी सुनने में आता है कि जो हम टाउन में रहने वाले हैं उनकी CS ज़्यादा होती है। देखो हम तो गांव में नॉर्मल भी करा लेते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग देखो क्लियर कर इसमें सकते हैं। बहुत सारा फैक्टर्स है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये ट्रू है कि सिजेरियन का रेट बहुत बढ़ रहा है। दिस इज कुछ छुपा हुआ बात नहीं है। गांव में देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें। एक तो पहले जिस एज में हम लोग पहले बच्चे करते थे, है ना, एक यंग एज में जो आपकी बॉडी होती है जो एक्सेप्ट करती है वो अब नहीं होती। शहरों में क्या हो गया है कि हम लोग जो है अब एजुकेशन के लिए, करियर के लिए लेट मैरिज कर रहे हैं। लेट मैरिज करके हम लोग प्रेगनेंसी लेट प्लान कर रहे हैं। प्रेगनेंसी जैसे जैसे लेट प्लान कर रहे हैं हम लोग हार्डली 1 या 2 बच्चा पैदा करते हैं, राइट, है ना। 1-2 बच्चा पैदा करते उसमें फिर हम लोग को चाहिए कि देयर शुड बी नो कॉम्प्लिकेशन, कुछ होना नहीं चाहिए। बच्चा और माँ वी वांट 100% राइट, 100% सेफ। तो डॉक्टर और वो जेन्युइनली है नहीं, दैट इज नॉट। प्रेगनेंसी इज अ कंडीशन जहाँ कॉम्प्लिकेशंस, बहुत से कॉम्प्लिकेशन 5th मंथ में दिखेंगे, बहुत 7th मंथ में दिखेंगे। इसीलिए मैंने क्या बोला, प्री प्रेगनेंसी से हम लोग इवेल्युएट करते हैं, है ना। बहुत से कॉम्प्लिकेशंस कैन अराइज, सो यू कैन नॉट इंश्योर कि यू विल हैव 100% नॉर्मल डिलीवरी। पर पहले क्या था, एक भरोसा था कि हाँ डॉक्टर बोल रहा है तो ठीक होगा, सही बोल रहे हैं। है ना। अब क्या है, आधे डॉक्टर सब रहते हैं। हाँ, तो वो चीज़ बहुत इफेक्ट कर रही है ट्रीटमेंट में। आप ही मेरे पास आओगे, मैं बोलूँगी मैं 5 आवर्स आपको देती हूँ, लेट्स सी ना हो जाएगा। पर क्या होता है, डॉक्टर साहब बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए, हाँ पहले कर लीजिए, पहले कर लीजिए। पेशेंट जो आजकल हैं वो, जो आपकी मम्मी या मेरी मम्मी ने पेन सहा उसका शायद 50% मैं भी नहीं सह पाती। थोड़ा सा दर्द होता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, एक बार एक पेशेंट के रिलेटिव्स ने मुझे घर में रात को 2 बजे, जब वो फुली डायलेटेड थी, आधे घंटे में डिलीवरी हो जाने वाला है, तब आके नॉक किया कि मैम ऑपरेट कर दीजिए, वो दर्द नहीं सह सकती। एक पेशेंट मेरी ऐसी है जिसका मैंने 2 इयर्स पहले विदाउट कॉम्प्लिकेशन एनीथिंग, केवल उसने साइन किया कि मुझे सिजेरियन चाहिए, आई डोंट वांट पेन। उसने पेन उठने का भी इंतजार नहीं किया। मीन्स कि मतलब जो एक एजुकेटेड क्राउड है वो उस चीज से बचना चाहता है। लोग को लगता है यार इजीली हो जाए, बच्चा भी सेफ, मदर भी सेफ, 1 तो पैदा करना है, 2 तो पैदा करना है, हो गया। गांव के कंटेक्स्ट में बात करें तो वो लोग तो चेकअप के लिए ही नहीं आ रहे। हाँ, तो वो जब पीरगंज आते हैं तब तक वो कुछ रेफर्ड केस आते हैं हम लोग के पास, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो चुका होता है बाय द टाइम वो हमारे पास पहुंचते हैं। एम्बुलेंस से जब वो पहुंचते हैं तब देयर इज समथिंग। तो उस समय हमारा मोटिव होता है उनको सेव करना, क्योंकि नॉर्मल हो जाता है तो वो तो गांव में ही कर लेते हैं, वो घर में ही कर रहे हैं, आते ही नहीं है। तो इसलिए ऑब्वियसली हॉस्पिटल जाएंगे तो सिजेरियन ही होगा। तो उनको कंसेप्ट है कि हॉस्पिटल गए तो सिजेरियन, बट आपने ये नहीं देखा कि मैं किस सिचुएशन पे गए मेरे पास पहुंची हूँ। तो मान लो कि ठीक है, ये बात आ जाती है कि एजुकेशन मतलब एजुकेटेड होना और अनएजुकेटेड होने वाली सिचुएशन है। तो जैसे आज अगर डिलीवरी सिजेरियन भी होती है और नॉर्मल भी होती है, इन दोनों ही सिचुएशन में क्या ये कंपैरेटिवली हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि जैसे आजकल कहते हैं कि यूट्रस के केसेस बहुत आने लग गए हैं, बहुत अर्ली एज में यूट्रस रिमूव हो जाता है, तो क्या ये किस तरह की डिलीवरी हुई है उस पर डिपेंड करता है ये चीज़? नहीं, यूजुअली ये डिलीवरी के कंडीशन पे आपका यूट्राइन रिमूवल असेस नहीं कर सकते। जो भी आप बोले ना यूट्रस को रिमूव करने का केसेस आ रहा है, ये भी आप अगर स्टडी करोगे तो यूजुअली ये भी गांव के ही पेशेंट्स का है। अगर आप किसी गांव में जाओगे तो आप देखोगे 70% लेडीज जिनके 4-5 बच्चे हो चुके हैं वो अपना यूट्रस निकाल के बैठी है, मतलब अपनी इच्छा से, और वो भी किसी अच्छे सेंटर में सर्जरी नहीं होता है, वो है मल्टीपल यहाँ गाँव में छोटे छोटे हैं, वहाँ कराते हैं। वहाँ आप जाओगे एक ही चीज़ बोलेंगे, सबसे कॉमन लैंग्वेज, धात गिर रहा है तो मुझे सूजन हो गया, मुझे घाव हो गया, मैंने यूट्रस निकाल दिया। उसके 1-2 साल बाद जो कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू होते हैं, विदाउट एज आप सर्जरी करा लेते हो, उसके बाद वो बीरगंज जाते हैं, काठमांडू जाते हैं वो कॉम्प्लिकेशंस लेके, सब सर्जरी करने के बाद।
अगर मैं 10 तो उनका पेशेंट भी रिमूव देखती करने हूँ, का रीजन कि दे वांट सेफ लाइफ। नो नथिंग, उनका कंसेप्ट बैठा हुआ है कि हाँ नहीं मैं नहीं करूँगी, मुझे कैंसर हो जाएगा, मुझे खराब बीमारी हो जाएगी। अच्छा। और वो जिसके पास जा रहे, दे आर नॉट प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट, प्रॉपर सर्जन्स के, दे गो टू क्वैक्स के पास जाए, तो वो उनको और डराते हैं, कर लो ऐसा कर लो। यूट्रस दिख गया, बल्कि यूट्रस अल्ट्रासाउंड में अरे सूजन है, ऑपरेशन कर लो, बस वो फिर भी मुझे क्या लगता मैं है भी ना कि चाहती वो- हूँ। हाँ, जैसे कम्युनिटी में, उनकी कम्युनिटी में एक ने कराया तो उसने बोला कि मुझे ऐसा हुआ था, मैंने तो करा लिया, मैं एकदम हेल्दी हूँ, तो फिर ये यहाँ वो पे सब, फिर घूम फिर हाँ। के वही बात आती है, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एक्सपोजर। आपको पता ही नहीं कि आपको अपना यूट्रस रिमूव करना है कि नहीं, कि पानी आना नॉर्मल है कि नहीं, किस कंडीशन में यूट्रस रिमूव कीजिए। तो आज हमारे एफएम के माध्यम से आप एक बहुत अच्छी सी काउंसलिंग दे सकते हो, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे एफएम को लोग बहुत लाइक करते हैं और हमारे प्रोग्राम को सुनते भी हैं। तो कुछ जो ऐसे लोग जो एक दूसरे की बातों को सुन के या छोटे मोटे सिम्टम्स पे ही रिमूव करा लेते हैं, तो आप अपनी एक इस टाइप की कुछ गाइडलाइन की जिससे वो लोग खुद ही अज्यूम कर सके, डिसीजन ले सके कि हाँ ऐसा होना नॉर्मल है और इस सिचुएशन पे हमें जा करके कंसल्ट करके फिर डिसाइड करना चाहिए और इसके क्या नुकसान है। तो अगर मैं गांव के कंटेक्स्ट में बात केवल करूं, तो वहाँ के लोगों को जैसे थोड़ा सा पानी आता है, डिस्चार्ज होता है, तो उनको लगता है ये एबनॉर्मल है। तो मैं यही कहूँगी पानी आना इस फिजियोलॉजिकल, मतलब हमारी प्रकृति देन है। जब तक हमारे पास बच्चेदानी है, यूट्रस है, में पानी आएगा। आपको कब घबराना है, जब उसमें एकदम महक आने लगी बुरी सी, या उसमें आपको ब्लड आने लग जाए, है ना, आप फिजिकल कांटेक्ट में रहते हो, वो डिफिकल्ट होना लग जाए, है ना। इस कंडीशन में सबसे पहले आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ। उसके बाद हम लोग के पास स्क्रीनिंग मेथड होता है। नेपाल में सबसे कॉमन है सर्वाइकल कैंसर, मतलब बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, बच्चेदानी का फो पार्ट से, पर मुंह का कैंसर सबसे कॉमन है। नेपाल में ये देखा गया है कि अगर दिन भर में अगर 7 औरत को कैंसर डायग्नोस हो रहा है बच्चेदानी का, तो 4 औरत रोज मरती है उस कैंसर से। अच्छा, नेपाल एकदम हाईएस्ट है अभी उसके लिए। तो उसके लिए हम लोग पास स्क्रीनिंग होता है, हम लोग जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं पैप्समियर, बच्चेदानी के पानी का जांच। उससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कैंसर होने के पहले का जो घाव होता है, वो आपको सिम्टम्स, वो लीजन्स है कि नहीं। वो है तो हम उस अकॉर्डिंगली आपको ट्रीट कर सकते हैं। वो भी ये नहीं कि वो लीजन देख गया तो हम आपका यूट्रस रिमूव भी कर देंगे, तो वो आप ट्रीट कर सकते हो। रिकरेंट इन्फेक्शन है तो आप ट्रीट कर सकते हो। और सबसे बेस्ट होता है कि कुछ बीमारी को लगने से पहले आप उसको प्रिवेंट कर लो। जैसे इसमें आता है रोल वैक्सीन्स का, है ना। जैसे तो नॉर्मल वैक्सीन की भी कुछ अप्रोप्रिएट कुछ एज होती होंगी जब ये काम करते तो ये हैं। सर्वाइकल कैंसर होता है ना, यूजुअली जब आप एक बार सेक्सुअल कांटेक्ट में आ जाते हो, तो उसके बाद ही इसका चांसेस बढ़ता जाता है। इसीलिए जो पुअर हाइजीनिक कंडीशंस में रहती हैं या मल्टीपल पार्टनर्स हैं जिनके, वैसे लोग को ये सब कैंसर ज़्यादा होता है। तो ये जो वैक्सीनेशन होता है, ये मतलब कि किस एज में दे सकते हैं? ये रिकमेंडेड है 9 years ऑनवर्ड्स। ओके, 9 to 15 में यूजुअली इसका डोजिंग 2 doses होता है, ये आप कंप्लीट कर लो तो इट रिड्यूसेस द रिस्क बाय मोर देन 90%। ओनली 9 to 15? नो, 9 to 15 इज द बेस्ट टाइम, है ना, क्योंकि उसके बाद ही यूजुअली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आप जाते हो। क्योंकि हम लोग का जो कम्युनिटी है गांव में, वो 16-17 में शादी कर देते हैं, ठीक है। पर आप ये 45 years तक रिकमेंडेड है, ओके, है ना। 45 के बाद भी अच्छे टाउन्स में तो 45 के बाद भी लोग देते हैं, बिकॉज कुछ देने से, नहीं देने से अच्छा कुछ देना कुछ तो है। काम करेगा, कुछ तो काम वो करेगा। 90% नहीं करेगा पर 50% तो करेगा ही। तो जब तक आपके पास यूट्रस है आप वो वैक्सीन ले सकते हो, पर रिकमेंडेड इज 45 तक तो ले ही लेना ये हमारे चाहिए। बीरगंज में अवेलेबल है। हाँ, मेरे पास अवेलेबल है ये। आइडियली थोड़ी कॉस्टली होती है ना, 3-4 thousand एक डोज का लगता है। तो एक तो लोगों को अभी पता ही नहीं है ना, दूसरा ये गवर्नमेंट तो प्रोवाइड नहीं कर सकती, तो अवेलेबल है। अगर आप चाहो तो आप आराम से लगा सकते। मैं तो यूजुअली बोलती हूँ सब पेरेंट्स को कि जब बच्चों का हम एक बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम कितना एक्सपेंडिचर करते हैं। आजकल अगर हम यहाँ इतनी अच्छी अच्छी बेकरी शॉप्स है, केक भी ऑर्डर करते हैं तो 6-7 thousand का करते हैं, है ना। तो क्यों ना हम अपने बच्चों को उनके बर्थडे पे 9 years ऑनवर्ड्स 2 वैक्सीन का गिफ्ट दें, वैक्सीन का राइट। जो उसको लाइफ लॉन्ग आप प्रिवेंट ही कर लो, ताकि आपको कुछ आगे ना स्क्रीनिंग करना है ना कैंसर का डर है। जी जी जी। तो डॉक्टर कीर्ति, जैसे आपने बोला सर्वाइकल कैंसर इतना ज़्यादा मतलब कि नेपाल में, तो क्या इसको हम वैक्सीन के थ्रू ही प्रिवेंट कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा लाइफस्टाइल है उसको अपना के हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? लाइफस्टाइल में तो है कि आप अपना पर्सनल हाइजीन एकदम अच्छा मेंटेन करो, है ना। अगर आप सेक्सुअल कांटेक्ट है, मल्टीपल पार्टनर्स है, तो यू शुड यूज बैरियर मेथड्स लाइक कॉन्डम्स एंड ऑल यूज़ करो। सेक्सुअल एक्टिविटी,
मल्टीपल बच्चे पैदा नहीं करने बोला जाता है, इसीलिए कि रिपीटेड चाइल्ड बर्थ नहीं करो, है ना। दूसरा, स्क्रीनिंग कर सकते हैं। स्क्रीनिंग मतलब 21 ईयर्स ऑनवर्ड, जब आप 21 साल के हो जाते हैं उसके बाद से हम लोग पानी का जांच करके आपको देख सकते हैं। यूजुअली उसका बहुत सारा शेड्यूल है कि आप ईयरली भी कर सकते हो, पर हमारे कॉन्टेक्स्ट में अगर कुछ भी नहीं है तो अगर आपका एक रिपोर्ट नॉर्मल है तो 3 साल में एक बार हम लोग चेक करते हैं, तो हम लोग उसको स्क्रीन करके पहले ही ट्रीट कर सकते हैं। तो वो एक मॉडिफिकेशन अगर हम अपने प्रैक्टिस में रखें तो केवल बच्चा पेट में लेके गायनेकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाए, रूटीन चेकअप के लिए भी जाएं तो वो इट विल बी बेटर हम लोग के लिए। जैसे जो CS और नॉर्मल जो डिलीवरी होती है, क्या आज के कॉन्टेस्ट में हमारी लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा रीज़न है CS होने के लिए? जैसे कि हमने बोला कि हम पेन नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो एक अलग चीज़ हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि जो केसेस आते होंगे हॉस्पिटल में वो शायद सारे ऐसे ना होते हो कि किसी ने ऐसा फॉर्म फिल किया हो कि जी आप मेरा CS ही कर दीजिए, क्योंकि कुछ एक होंगे ऐसे कि जो ये चीज़ करते हैं। तो क्या ये आज हमारी लाइफस्टाइल है कि आज हम लोग मोबाइल्स पे, फ़ोन्स पे, हमारा सिटिंग वॉक ज़्यादा है, क्या ये एक रीज़न है? क्या हम बच सकते हैं इस चीज़ से? एक तो लाइफस्टाइल है, जैसे आपने बोला सिटिंग वर्क ज़्यादा है, मोबिलाइजेशन कम हो चुका है, तो आप नॉर्मली हम लोग प्रेगनेंसी में बोलते हैं वर्कआउट करो। वर्कआउट का मतलब ये नहीं कि आप स्ट्रेनलेस एक्टिविटी करो या आप अपने आप यूट्यूब देख के मूव करो जिससे आपको थकान महसूस नहीं हो। बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं, पर डिफेक्ट ये है कि वो एक्सरसाइजेस सुपरविजन में होती है। तो जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं या स्पेशलिस्ट एक्सरसाइज वाले होते हैं वो आपको वो एक्सरसाइज करवा के आपको प्री बर्थ आपको प्रिपेयर कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है आपका डाइटरी फैक्टर्स बहुत इफेक्ट करता है। जैसे आजकल जंक फूड्स हैं, ये सब चीज़ का डाइट बहुत बढ़ गया है। पहले क्या था, घर में उगाते हैं सब्जी, घर का शुद्ध खाते हैं तो आपके बॉडी में भी हैम्पर नहीं करता। ऑर्गेनिक, हाइजीनिक। हाँ, अभी हम वी आर ईटिंग एवरीथिंग केमिकल। आप एक हरी सब्जी भी ले रहे हो तो उसमें बहुत पेस्टिसाइड्स है, तो वो कहीं ना कहीं तो हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है। तो चाहे वो डिलीवरी के फॉर्म में अफेक्ट करे या आपको बच्चा इनफर्टिलिटी जो हाँ, जो हेल्दी खाने वाले हैं उन्हें ऐसा लगता है कि हम बहुत हेल्दी ईटिंग पे हैं या हम बहुत हेल्दी प्लान पे हैं, बट व्हाट वी आर ईटिंग हेल्दी इज एक्चुअली नॉट हेल्दी। तो अभी हम बाजार से फ्रूट ला रहे हैं, मैं तो दिन भर फ्रूट डाइट पे खा रहे हैं। हाँ जी, बट दैट फ्रूट इज आल्सो नॉट हेल्दी। तो ये चीज़ तो ऐसा है कि हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। बस मैं एक ये चीज़ आप बताइए कि जैसे कुछ वुमन होती है जिनके अंदर में इनफर्टिलिटी होती है, तो एक समय था जब इनफर्टिलिटी के लिए भाई टेस्ट टू बेबी कर लो, अडॉप्शन कर लो। इन दिनों हम सुन रहे हैं कि सरोगेसी भी बहुत सुनने मिल जाती है, तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? इनफर्टिलिटी पहले था कि बच्चा नहीं हुआ तो एक ही ऑप्शन था, या तो अडॉप्ट करो या फिर दूसरी शादी करो, 2 ही ऑप्शंस होता था। अभी हम लोग पास मल्टीपल ट्रीटमेंट्स हैं। इनफर्टिलिटी ऐसे भी बहुत बढ़ गई है कपल्स में, जिसका तो बहुत सारा मल्टीपल रीजंस है। आप लेट एज है, लेट मैरिज कर रहे हो, लेट चाइल्ड बियरिंग है, उसके लिए इनफर्टिलिटी। आपका स्मोकिंग हैबिट्स है, अल्कोहल हैबिट्स है, बहुत चीज़ें जो इनफर्टाइल करता है आपको। ट्रीटमेंट में क्या है कि ट्रीटमेंट में हम लोग के पास मल्टीपल, एक किस कॉज से आपको इनफर्टिलिटी है उस पर डिपेंड करता है। एक सिंपल कारण है कि आपका एग्स ही नहीं बनता, तो हम लोग उस समय दवा देते हैं एग्स बनने की। तो उस समय आपको एग्स जब बनता है तो हम लोग उसको नेचुरल वे में ही आपको कांटेक्ट करके उस टाइमिंग में, सेफ पीरियड का टाइमिंग में कांटेक्ट करा के प्रेगनेंसी करा सकते हैं। और दूसरा है कि आपको हम लोग IVF होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी, उसके पहले IUI होता है जिसमें हम लोग हस्बैंड का कीड़ा लेके अंदर रख सकते हैं। तीसरा होता है IVF टेस्ट ट्यूब बेबी, और फोर्थ में आता है सरोगेसी, क्योंकि सरोगेसी इटसेल्फ बहुत कॉस्टली है। वो यूजुअली हम लोग एडवाइस करते हैं उसी में जिसका मदर का ही यूट्रस उस लायक नहीं है कि आप कंसीव कर सकते हैं। तो आपका एग और ओवरीज, मतलब आपका एग उनका स्पर्म लेके हम लोग बाहर फर्टिलाइज करके एक दूसरी गोद लेते हैं, एक तरह का वही है, बस बेबी आपका है, गोद ले रहे हैं, वूम दूसरा ले ले, एक वो है। सो आजकल इतना मल्टीपल ऑप्शंस है कि आप अपना जेनेटिक बच्चा जैसे भी पैदा कर सकते हैं। अच्छा, तो कीर्ति हम एक बात पे अब मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चन है, मैं इसमें कोई गांव या विलेज या टाउन में किसी को वो चीज़ टैग नहीं करना चाहूँगी, लेकिन आज हम जैसे अभी हमने तुरंत से एक बात की कि या तो अडॉप्शन कर लो या दूसरी शादी कर लो, ठीक है। जो दूसरी शादी का फंडा है, ये एक बेबी ना होना, इनफर्टिलिटी ना होना तो एक रीज़न है, बट द सेकंड रीज़न एक ये भी होता है कि जो मेल फीमेल चाइल्ड का भी होता है। हाँ, ऑब्वियसली। तो हालांकि ठीक है, जो एजुकेटेड ग्रुप है वो जानते हैं कि इसमें एक फ़ीमेल का कोई रोल नहीं होता है कि मेल हो या फीमेल हो, दिस डिपेंड्स ओनली ऑन
मेल Only पार्ट male या part. लेकिन इस चीज़ को मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा और एलोबरेट करके हमारे ऑडियंस को बताएं, ताकि जो ये मिसकॉन्सेप्ट है और इस मिसकॉन्सेप्ट के कारण आज बहुत लोग इसका शिकार बनते हैं। देखिए, ये मैं होल सोल लड़का होगा कि लड़की, ये टोटली डिपेंड करता है आपके मेल पार्टनर के ऊपर। उसने आपको कौन सा खिला दिया उस पर डिपेंड करता है। और आपने जैसे बोला गांव या शहर की बात नहीं करेंगे, पर शहर में बैठे हुए मैंने शहर के ही बहुत से केसेस देखे हैं मैंने जो इसीलिए बोला कि मैं आइडेंटिफाई टैग करते नहीं हैं। करूंगी, हाँ। बिकॉज ये क्योंकि प्रॉब्लम ये हर तरफ है। ये हम नहीं कह सकते कि बेचारे गांव वाले आइडेंटिफाई करते हैं। Yes. गांव से ज़्यादा शहर में ये कंसेप्ट है। इसके लिए देखिए, आप फीमेल को ब्लेम करें, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आप इतने एजुकेटेड हैं, इतना मॉडर्न ट्रेंड में आप जा रहे हो कि आप सरोगेसी तक को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, तो फिर फीमेल और मेल का इशू तो आपके लिए आना ही नहीं चाहिए। आप भी फीमेल हो, मैं भी फीमेल हूँ, आप भी फीमेल हो। आज हम तीनों ही शायद अपने दोनों फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। एक्चुअली वी आर डूइंग है ना, हमें किस चीज़ की प्रॉब्लम है? आप अपने इन लॉज को भी सपोर्ट कर रहे हो, फैमिली को भी कर रहे हो। जहाँ जरूरत होगी हम जा सकते हैं। तो वाई डू वी नीड अ सन फॉर दैट? कि बस इसलिए कि वो बुढ़ापे में मेरे साथ रहेगा, पर आजकल वो भी नहीं है। वो भी रहेगा कि नहीं रहेगा। 70 to 80% अपने जॉब के लिए बाहर चले जाते हैं। कोई फॉरेन जा रहा है, कोई अपने फैमिलीज है जो एक्सेप्ट नहीं तो आप करते। किस तरीके से हमारी ऑडियंस को, हम बहुत टाइम के बहुत नज़दीक हैं, पर जाते जाते मैं ये चाहूँगी कि आप केवल इतनी सी एक शॉर्टकट में हमारी ऑडियंस को ये क्लियर कीजिए कि मतलब ये सचमुच एक मेल पे ही डिपेंड करता है, और इसको किस तरीके से एक लेडी को टॉर्चर होने से हम बचा सकते हैं। मतलब जो जैसे कि आपने बोला ना कि शहरों में भी हमने बहुत सारे शहरों में हम ऐसा भी देखते हैं कि जिनकी फीमेल चाइल्ड है, उनके आउट ऑफ द टाउन दूसरी फैमिली भी रह रही होती है, उनके बच्चे भी होते हैं, ओनली बिकॉज कि दे वांट मेल चाइल्ड। तो बस ये तो 100% प्रूवन ही है कि आप हस्बैंड से ही आपको मेल चाइल्ड, हस्बैंड जो आपको स्पर्म देगा उस पर ही डिपेंडेंट है। इसके लिए मेन फीमेल को भी और मेल को दोनों को अपना मेंटालिटी चेंज करना पड़ा। इवन फीमेल्स को क्योंकि वो, मैं एक बीइंग फीमेल, मुझे अगर बेटा नहीं होता तो मैं भी सोच रही हूँ मुझे एक बेटा चाहिए। तो मुझे भी स्ट्रांग होना, मैं भी 3 बहन हैं हम लोग, तो पर अगर मेरी मॉम ही स्ट्रांग नहीं होती तो शायद 3 में से शायद मैं ही नहीं होती अभी। राइट। मेन तो फीमेल को भी स्ट्रांग होना पड़ा, उसके लिए आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ा। तो डॉक्टर कीर्ति, ये तो हम समझ गए, चलो वो सब दिमाग का खेल है। हाँ। तो जैसे ना अभी मैं और नूतन यहाँ पे थे, तो हम ऐसे ही बात कर रहे थे कि ना, अरे गायनोकोलॉजिस्ट मैं तो बहुत टाइम हो गया मैं नहीं गई गायनोकोलॉजिस्ट पर, मुझे क्या जरूरत है। हाँ, नहीं, मेरे तो बच्चे हो गए, हाँ, मेरे को क्या जरूरत है, मुझे क्या जरूरत मैं तो 8 साल से नहीं गई हूँ। मैं तो 8 साल हो गया, मैं तो गई नहीं हूँ गायनोकोलॉजिस्ट क्लास। तो फिर उसने मुझे क्लियर किया कि अभी सरप्राइज थी वो कि तू नहीं गई। मैं बोली हाँ मैं नहीं गई, क्यों जरूरत है मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन से नहीं, वाई विल आई गो। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसने मुझे बताया कि आई एम रॉन्ग, तो आप प्लीज़ हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि वो क्या क्या कंडीशंस है या फिर क्या क्या टाइम है, किस टाइम पे एक लेडी को गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए एक रूटीन चेकअप के लिए। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी, आर यू वैक्सीनेटेड? नो आई एम नॉट, बट माई डॉटर इज। So you can also get vaccinated. आपको देख के मुझे नहीं लगता कि आप 50+ हो। Then you should get vaccinated. You should get vaccinated first, है ना? So यही मैंने अभी जैसे क्या बोला कि लोग सोचते हैं कि प्रेगनेंसी में exactly जो आपने बताया कि मैं वैक्सीनेटेड नहीं हूँ, तो एग्जैक्टली मुझे भी पता चला था कि ये वैक्सीन आए हैं नेपाल में, तो मैंने अपनी बेटी को तो दिलवा दिया, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे लगा शायद मुझे जरूरत, मैं लैक ऑफ नॉलेज बोल सकते हैं कि मैंने तो बच्चा डिलीवर कर दिया, शायद मुझे जरूरत नहीं है, इसीलिए जाना पड़ता है गायनेकोलॉजिस्ट जो गायनो के पास में इसलिए जाना चाहिए। आज मैं यहाँ आई तो मैंने आपको बता दिया, अब नेक्स्ट टाइम तो नहीं आ रही हूँ, हमारा FM बताएगा इस चीज वो को, इन्फॉर्म करेगा। तो अब आप नेक्स्ट टाइम मेरे पास आओगे तो मैं आपको बताऊंगी कि हाँ आपको स्क्रीनिंग करना है, आपको पानी का जांच करना है, कुछ टाइम बाद आप भी एजेड हो जाओगे, है ना, ऐसे ही नहीं होगे तो आपको मेनोपॉज आ सकता है, तो उस समय आपको अपना डाइट का ख्याल रखना है, आपको एक्सरसाइज करना है, उस समय आपको बहुत से हार्मोनल इश्यूज आएंगे, मेंटल इश्यूज आएंगे, वो सब अगर आप समझ के जाओगे, यू हैव टू गो, वो तो होना ही है, और उसको हम एक प्रॉपर वे में लेके जाएंगे तो आपके लिए ईजी होगा, है ना, नहीं लेके जाएंगे तो डिफिकल्ट होगा। इसलिए गायनेकोलॉजिस्ट का जरूरत है हर फेज ऑफ लाइफ में आना है। तो मतलब कि हर फेज ऑफ लाइफ में आना है, मैं समझ गई। तो फिर भी एक छोटा सा आप बता दीजिए कि इतने, जैसे बोलते हैं ना डॉक्टर 6 महीने बाद मिलो, 1 साल बाद मिलो, नहीं, जैसे अभी तक आपने एक भी विजिट नहीं लिया अपने डिलीवरी के बाद, है ना, तो अब आप अपने
पीरियड जब आ जाए उसके बाद मेरे पास आए, ताकि हम आपको स्क्रीन कर सके। स्क्रीन करके रिपोर्ट्स अगर नॉर्मल है, कुछ भी आपका नहीं है, तो मैं आपको शायद 3 ईयरली फॉलोअप में बुलाऊंगी। अच्छा 3 इयर्स का है ना। और अगर मुझे कुछ डिफिकल्टी लगती है आप में, तो प्रोबेबली मैं आपको 6 मंथ ईयरली फॉलोअप में बुला सकती हूँ। अकॉर्डिंग टू बट इट डिपेंड्स आपका अभी आपका कंडीशन क्या है, अभी आपका यूट्रस किस स्टेज में है, आपने कोई वैसा प्री इन्वेजिव जो बोलते हैं कोई लीजन्स है कि नहीं। बिकॉज आई हैव जीरो नॉलेज अबाउट यू राइट नाउ। तो बेसिक है कि एक बार आप विजिट करते हो, सब कुछ हेल्दी होता है, तो यूजुअली 3 इयर्स से पहले वी डोंट कॉल फॉर फॉलोअप। तो 3 इयर्स में हम लोग उस चीज़ को मीन्स बच्चे बनाने से पहले, बच्चे बनाते समय, होने के बाद, जब बच्चे बड़े हो जाए तो खुद के लिए, फिर 3-3 साल में फिर 3 साल से वो खुद के लिए जाना है। उस समय में हमें बच्चे लाने, पीरियड्स बंद होने के बाद भी जाना है अपना पोस्ट मेनोपॉज चेकअप के। यस, तो ये हमें गायनों के पास जाते रहना है, आते रहिए। तो डॉक्टर कीर्ति हमारे शो पे आने के लिए और इतनी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्ट्स जो हमारे ब्रेन में चलते रहते हैं उन्हें क्लियर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम 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 सा। नूतन, आज हमने कीर्ति जी से बात की, मतलब इतनी सारी चीज़ें पता चला कि हमें गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी, जो मतलब कि मैं इतने सालों से मिस कर रही थी। आज मेरा कंसेप्ट क्लियर हुआ। और तुमने एक चीज़ नोटिस किया कि ना, उन्होंने ये बोला कि मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। हमें ऐसा नहीं कि हमें एक्टिव रहने के लिए या हमें हेल्दी रहने के लिए सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे तभी हम एक्टिव रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। उन्होंने बहुत एक वर्ड उन्होंने जोड़ा था, मूवमेंट। और पता है, तुरंत से मेरे दिमाग में ना एक अचानक से एक कोट याद आ गया कि मैंने ना एक कहीं पे पढ़ा था, एक नया कोट आया है, मूवमेंट इज़ न्यू स्मोकिंग। लोग ऐसे करें कि अगर आप मूवमेंट ना करो ना, तो उसको भी एक नया स्मोकिंग की तरह ही मतलब कि बताया जा रहा है कि वो भी एक तरह का स्मोकिंग ही है, उतना ही इंज्यूरियस है। Exactly जितना है। कि स्मोकिंग करना, अगर जैसे आजकल हम कहते हैं, अभी हमने बात की कि आजकल इस टाइप के केसेस एक वुमेन के साथ इसलिए होते हैं क्योंकि जो लाइफ है वो सिटिंग लाइफ हो गई है, जिसमें हमारे जो काम है वो कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल बेस्ड हो गए, चेयर बेस्ड प्रोग्राम हो गए हैं हमारे। आजकल लाइफ जो है वो चेयर ओरिएंटेड लाइफ हो गई है। तो उसके अंदर में अगर हम मूवमेंट नहीं रखते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी हार्मफुल। तो उसको हमें ध्यान रखना है और अपने आप को मूवमेंट की तरफ पुश करना है। आपके पास सुबह में समय नहीं है, आप नहीं उठ पाते हो, कोई बात नहीं। अगर आपका सिटिंग भी होता है तो डॉक्टर का एडवाइस होता है कि हर आधे या 1 घंटे पे आप अपनी चेयर से उठिए और 1 राउंड लगा के आइए, तो उससे भी आप अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो नेहा, समय के बिल्कुल नज़दीक है, तो हमारे जो टेक पार्टनर्स हैं, विशाल जी, आनंद जी, हम उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और हमारी ऑडियंस जो टाइम टू टाइम हमें गाइड भी करती है, सपोर्ट करती है, तो हम इस प्यार और इस कंसर्न के लिए हमेशा आपके आभारी रहेंगे। ये प्यार मोहब्बत बनाए रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए राम राम सा। डह्रो भई उभिनु मात्रै असली मजबुती होइन, चाहिन्छ क्षमता, बाहिरी शक्ति अनुरूप लचकता अपनाई डटिरहने, अनि मजबुती अतुलनीय पकड शक्तिको। यही नै हो सर्वोत्तम मजबुती। सर्वोत्तम सुपर ग्रिपमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, सर्वोत्तम लचकता, प्युरिटी र मजबुती, जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टिल।